नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से बात संपत्ति पर। और बात आज की चैनल के माध्यम से मैं रियल्टर रोमिल जैन आपके बीच में आपके सवालों को लेकर फिर से आया हूं। हमारे बीच में हैं श्री रमेश जी टहलानी। एक बार फिर से ये है हमारा एपिसोड 3 और लगभग 15-20 सवाल आए हैं। उसमें से कुछ छाटम छाटी करके मैंने 7-8 सवाल निकाले हैं जो कि सबके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे सर। तो सवाल ये है कि सर प्रॉपर्टी सब खरीदना चाहते हैं लेकिन बजट है उनका कम, और उसमें से एक सवाल किया है रामगंज से राकेश शर्मा जी ने कि कम बजट में हम प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं लेकिन अच्छी प्रॉपर्टी, तो वो कैसे ढूंढें, कैसे तलाशें। मेरे 15 साल के कैरियर में मुझे आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको उसके बजट में प्रॉपर्टी मिली हो। ये बात घर और शादी ऐसी जगह है जहाँ पे जितना प्लान करते हैं, बजट करते हैं, उसको एक्सीड करता ही करता है। ये एक्चुअली होता है इसलिए भी है कि एक व्यक्ति जब घर का प्लान करता है तो सोचता है घर कितने का मिलता है, देखता है हाँ भाई ये घर 50 लाख का मिल रहा है, तो जैसे 50 लाख का इंतजाम करते हैं वो 60 लाख का हो जाता है। 60 लाख और 70 तो कभी मिलेगा नहीं। बस आपको ये देखना चाहिए कि सस्ता या महंगा नहीं है, फेयर है कि नहीं है। अच्छा, फेयर वैल्यूशन होनी चाहिए। रही बात अगर आप 50 लाख का घर ढूंढेंगे तो आपको 40 के ऑप्शन में मिलेंगे, 60 के ऑप्शन में मिलेंगे जी। घर 20 में मिल जाए, 30 में मिल जाते हैं। घर नहीं मिलता, फ्लैट मिल जाता है जी। बड़ा छोटा, सब जगह मिल जाता है। तो वो यहाँ तो आपको अपनी इच्छा है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। और रही भाई सही बजट में, कम बजट में, तो हर किसी का बजट अलग होता है। किसी का बजट 10 लाख भी नहीं होता, किसी का 10 करोड़ भी होता है। तो अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, इसके कोई क्राइटेरिया हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए पर्टिकुलर जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर कोई व्यक्तिगत रूप से आके मिले, डिस्कस करे कि उनका बजट क्या है, वो किस तरह की प्रॉपर्टी चाह रहे, तो हम उसको पर्सनल लेवल पे एक कंसल्टिंग दे सकते हैं। पर जेनेरिक रूप से इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कहने का मतलब है कि अच्छी प्रॉपर्टी है तो वो आपके बजट से बाहर ही होगी, और अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको पता भी चल रहा होगा, और जो प्रॉपर्टी आपको शायद पसंद आ रही होगी वो अच्छी सस्ती नहीं होती, सस्ती अच्छी नहीं होती, सस्ती अच्छी नहीं होती। तो सर जैसे होता क्या है, सस्ती के चक्कर में कई लोग ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं जिसमें वो कानूनी दस्तावेजों में फंस जाते हैं। तो यहाँ सवाल ये है धौला बाटा से सुरेश जी का कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन कानूनी दस्तावेजों की जांच करना ज़रूरी है। ये अहम सवाल भी है, अच्छा सवाल है। कई लोग कानूनी दस्तावेज फंस जाते हैं। कोई भी डील करने से पहले सबसे पहले बात ये देखिए कि अगर वो जिस अथॉरिटी में आता है, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड या IDA के, उसके पूरे पेपर है कि नहीं है। ओरिजिनल पेपर जांचें और किसी एक्सपर्ट को दिखाएं। कोई एक्सपर्ट रियल एस्टेट एजेंट हो या कोई वकील हो, उसको दिखाएं। क्योंकि कई बार आप पता नहीं लगा सकते ये पेपर ओरिजिनल है या कलर फोटोकॉपी है। ओके, बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, प्रॉपर सही है, कोई पेपर बीच में चेंज गया तो नहीं है, खोया तो नहीं है उसमें। जैसे पहले प्रॉपर्टी कई ऐसी होती है जो ADA में आती थी, अब नगर निगम में हो गई, नगर परिषद से भी नगर निगम हो गया, हाउसिंग बोर्ड से भी नगर निगम हो गया। तो अथॉरिटी चेंज हुई है, उसका प्रॉपर ट्रांसफ़र हुआ है नहीं हुआ, उसके पेपर बने हैं नहीं बने। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप रिस्क फ्री रहना चाहते हैं तो हमेशा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी लें, अप्रूव्ड लोनेबल, अप्रूव्ड लें, लोनेबल लें। अप्रूव्ड हो तो लोनेबल होगी जी। उसमें सबसे कम रहता है। और जाके अथॉरिटी चेक कराए। अगर कोई आपको पेपर दिखाता है फॉर एग्जांपल कि मेरे नाम पे ADA में म्यूटेशन है या पट्टा है, तो एक बार ADA से जरूर चेक करें। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं पट्टा फर्जी बन गया, मतलब क्रॉस चेक ADA में जाके। होता क्या है, पट्टे के जो डॉक्यूमेंट होते हैं 100-200 में मिलते हैं, कोई बना लो, फर्जी सील भी बन जाती है, कलर प्रिंट भी निकल जाते हैं। अब कोई आके कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, वो पेपर दिखाता है, पर वही पेपर जिस व्यक्ति से आप खरीद रहे हो वही उसी के नाम पेपर होने चाहिए और उसी का गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा, तो एक सेफ्टी बढ़ जाती है। अगर आप मान लीजिए रमेश के नाम से पेपर है जी, बात सुरेश कर रहा है और रिकॉर्ड में राजेश का नाम है, तो ये बड़ा रिस्की हो सकता है। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट अथॉरिटी चेक करें, गवर्नमेंट अथॉरिटी से चेक करें, पूरी चेन मिलाएं और किसी एक्सपर्ट को साथ रखें अगर आपको नहीं आता है तो। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सर इसी से सवाल एक जुड़ जाता है कि निवेश करते समय सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है किसी भी व्यक्ति से। रियल एस्टेट में ज़्यादा हमें दिक्कत आमतौर पर मैंने गलती देखा है कि लोग प्राइस से जज करते हैं, उन्हें लगता है सस्ता होगा तो अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, जबकि मेरा मानना है कि अगर अच्छा होगा तो सस्ता नहीं होगा। अच्छा होगा तो सस्ता नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। प्रॉपर्टी के जितने अच्छी होगी, जितने बढ़ने के चांसेस होंगे वो उतनी ही महंगी होगी। बिल्कुल सही। अब क्या आप कंपेयर तो नहीं कर सकते ना, मैं अगर आदर्श नगर का वैशाली नगर से कंपेयर नहीं कर सकता, वैशाली का पंचशील से नहीं कर सकता, पंचशील का जनाना से नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। तो हर जगह का अलग है। अब उस एरिया में अगर कोई किसी प्रॉपर्टी की रेट कम आ रही है तो ये पता लगा रेट कम क्यों है। अच्छा, कई फ्रॉड लोग क्या करते हैं, स्कैम करने के लिए
मजबूरी का बहाना बताते हैं कि मेरे को अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, मुझे बहुत मुसीबत फंसा हुआ हूँ, मेरे घर में कोई बीमार है या बच्चे की फ़ीस भरनी है, इसलिए मैं ये 50 लाख की चीज़ मैं आपको 50 लाख में दे रहा हूँ, बहुत अर्जेंट है, मेरा टाइम नहीं दिखाना मत। तो कई लोग बातों में आ जाए, उन्हें लगता है कि यार हमें मरेगा माल मिल रहा है, ऐसे ही ऐसी डील मिल रही है, पर बाद में मालूम पड़ता है उस प्रॉपर्टी में ना कोई लोचा था, दिक्कत होती है। प्रॉपर्टी लेने के बाद मालूम पड़ता है उसके एडीए में कोई मतलब उसके नाम नहीं था, पेपर फर्जी थे, या उसमें कोई केस चल रहा था, या कई रोज़मर्रा में चेक करते रहे, कोई ना कोई इशू होते हैं। तो सस्ती के पीछे ना जाए, फेयर वैल्यूशन के पीछे जाए। भाई देखिए फेयर है कि नहीं है, उसके लिए आप ऐसे लोगों से डिस्कस करें जिनको वैल्यूशन निकालना आती है। ओके। कई रियल एस्टेट एक्सपर्ट होते हैं, जो हमारी टीम होती है, हम वैल्यूशन निकालते हैं, और कई आर्किटेक्ट भी होते हैं जो वैल्यूशन निकालते हैं, वो आपको बता सके प्रॉपर वैल्यूशन क्या है। तो इसे रेट के आधार पे तय ना करें। ये तो वैसे ही हो गया कि अगर शहर में एक 15 रुपये कचौरी मिल रही है, एक 20 रुपये मिल रही है, एक 25 रुपये मिल रही है, तो क्या 15 रुपये की सही होगी या 25 रुपये वाली सही होगी? जाहिर सी बात है 25 वाली पे भीड़ रहती है। लेकिन कई जगह तो मॉल में एयरपोर्ट 50 वही कुछ 100 रुपये की मिलती है, जरूरी नहीं, और लोकेशन का भी पैसा होता है। यस यस यस। कई बार लोकेशन शोरूम बड़ा महंगा है तो उसकी जगह लोकेशन, तो मैं ये सारी चीज़ देखना, प्राइस क्या है, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जल्दबाजी ना करें, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और ऐसी कोई डील मिलती है, किसी एक्सपर्ट वैल्यूअर से सलाह लें। एक्सपर्ट वैल्यूअर, तो अगर आपको ऐसी कोई डील मिलती है तो आस पड़ोस से पूछें, करें, थोड़ी तफ्तीश कर लीजिए। और इवन सेम लोकेशन पे मैं आपको 10 से 20% का डिफरेंस, इवन 50% तक का डिफरेंस मैंने देखा है। 1 किलो का 100 मीटर के दायरे में एक प्रॉपर्टी मेरे पास है जो 4 लाख रुपए गज की है, उससे 200 मीटर के बाद 40,000 में गज में। अब क्या उस जगह जो 4 लाख रुपए की वहाँ 100 फीट का रोड है, जी जी, जो 40,000 की 30 फीट के रोड पर है, साउथ फेसिंग है, टी पर है। अब इसी जगह अगर वही 60 फीट पे रेट कम होगी, 40 फीट पे कम होगी, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, फ्लैट की सोच। तो मतलब सर फिर यही आपसे रिलेटेड जो आप बात कह रहे हैं, सवाल यही था कि क्या सिर्फ लोकेशन ही किसी प्रॉपर्टी के फायदे और नुकसान तय करती है? सिर्फ रियल एस्टेट में सबसे बड़ा फैक्टर लोकेशन ही होता है। लोकेशन ही होता है। आज एक ही लोकेशन पे 4 दिशाएं हो सकती है, एक ही लोकेशन में 4 तरह के रोड हो सकते हैं, एक ही लोकेशन पे 4 तरह के साइजेज हो सकती है। तो साइज का, दिशा का, रोड की विड्थ का, आसपास क्या है उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तय करती है। अगर चौड़ी सड़क पर है तो उसकी कीमत अलग होगी, 30 फीट पे है तो अलग होगी, साउथ की अलग है तो ईस्ट की अलग होगी। अच्छा सर, एक बढ़िया सवाल आ रहा है बार बार कि एडीए की जो एक नई चाची आवास में योजना जो है वो आ रही है, तो लोग पूछना चाह रहे हैं कि उसमें आवेदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो मैंने एनालिसिस किया और जो मैंने सर्वे किया उसके हिसाब से तो मेरी सलाह, मेरा तो इसमें कहूँगा ना करें। अच्छा। इसकी वजह यह है कि जो रेट है वहाँ 14 से 16 हज़ार। अगर आप आवेदन करते हैं तो सबसे पहले तो आपको लॉटरी से अलॉटमेंट होगा। अच्छा। अब आपको पता नहीं, आपकी चॉइस नहीं है। चॉइस नहीं है, ठीक है। आपको हो सकता है ऐसी फेसिंग मिल जाए जो आपकी चॉइस की ना हो। अब उसी जगह वहाँ आसपास की अपेक्षा सिटी है, या जैसे एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है जल्दी, लेक एवेन्यू, वहाँ पे भी आपको इसी रेट के आसपास मिल जाएगा। वहाँ चॉइस भी मिल जाएगी, आपको डेवलपमेंट मिल जाएगा। और रही बात एडीए की योजनाओं में, तभी निवेश करें जहाँ पूरा डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि अजमेर में पृथ्वीराज नगर को देख लीजिए 20 साल हो गए, डीडीपुरम को देख लीजिए 10 साल हो गए, आप पंचली ब्लॉक को देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट नगर को देख लीजिए, जितनी भी एडीए की योजनाएं हैं उनमें कभी भी समय पर पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ। इवन विजय राजे सिंधिया रेरा में थी, लेकिन आज भी पूरी सड़कें नहीं बनी, नसीरुल्लाह लाइन पानी के लिए डली है। तो ऐसे केस में अगर आप एंड यूजर हैं और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर ले सके, लेकिन आसपास ऑप्शन बहुत चाची 4-5 नई योजनाओं का ऑप्शन है इससे कम रेट पे, जहाँ आपको चॉइस मिल रही है। तो हाँ, अगर ऐसी जगह जहाँ ऑप्शन नहीं हो तो करना चाहिए। बाकी मेरी रिकमेंडेशन है नो। अपने विवेक से आप फैसला लें। आपका कहना है कि उसके पास में और भी योजनाएं, उसमें निवेश कर सकते हैं और आपको चॉइस भी वहाँ मिल जाएगी। अच्छा सर, एक सवाल है कि किराए का घर जो है लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद सौदा है घर खरीदने से? मतलब दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आपको किसी शहर में या किसी लोकेशन पे 5 साल से अधिक रहना है और आपके पास उस प्रॉपर्टी के 50% पैसे हैं, अच्छा, तो खरीद लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है हो सकता है 1-2 साल में जाना पड़ जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, एश्योरेंस ना हो और आपका पैसा नहीं 80-90% लोन पे करना चाह रहे हैं, तो फिर मेरी सलाह रहती ना ले। अच्छा, फिर तो रेंट पे लेना सही रहता है। तो इसी से रेंटल से संबंधित सवाल ये भी आया कि क्या रेंटल इनकम पर आधारित प्रॉपर्टी में निवेश करना समझदारी है? जो लोग रेंटल इनकम चाहते हैं, डिपेंड करता है एक्चुअली। पहले रेंटल में 6 से 9% तक रिटर्न आते थे, कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेजिडेंस 2 से 3 आते थे। तो आजकल उतने रिटर्न आ नहीं रहे, बट फिर भी कई ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ रेंटल इनकम भी आ रही है और प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी हो रही है, रेट बढ़ भी रही है।
तो बढ़िया है। आज अगर कहीं प्रॉपर्टी में मुझे 15% एनुअल अप्रिसिएशन मिल रहा है, रेट बढ़ रही है और साथ में 5 से 6% रेंटल आ रहा है तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ रेट, जैसे मॉल में कई बार ऐसा होता है, मॉल में रेंटल तो अच्छा आता है लेकिन वहाँ अप्रिसिएशन ज़्यादा नहीं होता। अजमेर जो छोटे शहरों में कई जगह ऐसे हैं जिन्होंने गुड़गांव में आज से 5 साल पहले लिया और आज वहाँ रेट 5 गुना भी हो गई मॉल में और रेंट भी अच्छा रहा। तो ये कई बार लॉटरी लगती है जैसा होता है। और रही बात प्योर रेंटल इनकम के लिए तभी करें अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी हो, स्टैंड अलोन हो, हाई स्ट्रीट पे हो तो ले सकते हैं। शुरू में रेंट कम आएगा लेकिन धीरे धीरे रेंट भी बढ़ता जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन भी बढ़ती जाएगी। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन भी बढ़ेगी। रेजिडेंशियल रेंटल में ज़्यादा फायदा नहीं होता है। ऑफकोर्स कई लोग सोचते हैं भाई जो कैपिटल गेन टैक्स है तो कैपिटल गेन टैक्स भी बच जाएगा, होम लोन का ले लेंगे तो वही बच जाएगा, रेंटल भी आएगा। तो ये सब मिला के किसी घर में लेंगे तो अगर स्टैंड अलोन घर है जहाँ लोकेशन अच्छी है, रेट बढ़ रही है तब तो बढ़िया है। लेकिन फ्लैट में क्या होगा, रेंटल तो अच्छा आता है लेकिन अप्रिशिएशन नहीं होता है। तो ये डिपेंड करे प्रॉपर्टी। तो रेंटल इनकम से योजना बना रहे हैं तो पहला ऑप्शन तो ये है कि कमर्शियल में जाएं, स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी लें और हाई स्ट्रीट पे लें अगर आपकी पॉकेट में वो आती है तो। अच्छा सर, अब टैक्स की बात भी कर लेते हैं। रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनको प्रॉफिट मिलता है। तो सवाल आया एक अच्छा सा कि प्रॉफिट करके भी टैक्स कैसे बचाया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बचा सकते हैं। जब कोई प्रॉपर्टी आप खरीद के बेचते हैं जी, अगर 2 साल के अंदर बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है और 2 साल के बाद बेचते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, जो प्रॉफिट होता है वो तो आपकी इनकम में जोड़ता है, उस पर टैक्स देना ही पड़ता है, वो बचा नहीं सकते जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर जुलाई 2024 से पहले की प्रॉपर्टी ली हुई है उसको री इन्वेस्ट करते हैं रेजिडेंशियल बिल्टअप प्रॉपर्टी में तो आपका कैपिटल गेन टैक्स बच जाता है। और वैसे भी नए जो कानून आए हैं उसमें 12.5% ही टैक्स है। तो अगर आप री इन्वेस्ट नहीं भी करना चाहें तो भी 12.5% टैक्स देके आप वो पैसे फ्री कर सकते हैं, कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो टैक्स बचाने का तरीका है अगर आपको गेन आता है तो आप वापस री इन्वेस्ट कर दीजिए और नहीं करना चाहते हैं कोई प्रॉपर्टी में तो 12.5% टैक्स देकर के आप उससे फ्री हो सकते हैं। सर, क्या फ्लैट से ज़्यादा प्लॉट में निवेश करना बेहतर है और क्यों? ये सवाल बार बार आता रहता है। शायद मुझे लगता है बड़ी सिटी वाले ही अगर आपका उद्देश्य केवल प्रॉपर्टी की रेट बढ़ना ही है तो वो ऐसी जगह बढ़ेगी जहाँ डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम हो। अगर फ्लैट मुंबई में लोगे, हैदराबाद में लोगे प्राइम लोकेशन पे तो उसकी रेट अजमेर के किसी बाहर के प्लॉट से ज़्यादा बढ़ेगी। हाँ जी। और अजमेर में कोई प्लॉट लोगे और अजमेर में फ्लैट लेंगे तो ऑफकोर्स अजमेर में पिछले 10 साल में देखा है प्लॉट की रेट ज़्यादा बढ़ती है। देखिए, रेट बढ़ती है हमेशा ज़मीन की, कंस्ट्रक्शन डेप्रिशिएट होता है जी। तो जहाँ ज़मीन की रेट ज़्यादा है, जैसे आज अगर अजमेर में बात करें, अगर एवरेज जहाँ 50,000 रुपये ज़मीन की रेट है, अगर उसमें 10 मंजिल बन जाती है तो वो लैंड को डिवाइड हो जाती है तो वहाँ पे जो अप्रिसिएशन होगा उसको उतना ही शेयर मिलेगा। मान लीजिए 10 मंजिल बनी तो आपका हिस्सा 10% है जी, तो आपको जो अप्रिसिएशन उसका 10% ही तो मिलेगा। अगर मार्केट में 20% रेट बढ़ी है तो आपको 2% ही मिलेगा। अब यही बात है, बॉम्बे में जाते हो वहाँ ज़मीन को लाखों में जी, वहाँ घर मतलब फ्लैट होता है तो वहाँ रेट बढ़ती है जी, यहाँ नहीं बढ़ती है। तो जहाँ पे ज़मीन की रेट कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा है तो वहाँ तो फ्लैट की रेट बढ़ेगी। जहाँ ज़मीन की रेट कंस्ट्रक्शन से कम है वहाँ फ्लैट की रेट नहीं बढ़ेगी। अगर आप दोनों में से एक चुनना हो तो ऑफकोर्स ज़मीन में चुने। लेकिन ज़मीन में कई बार क्या होता है, लोन की कई दिक्कतें आती है और टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है तो लोग फ्लैट में जाते हैं कि फ्लैट में फ़ायदा ये एक तो 80-90% तक लोन मिल जाता है, रेंटल इनकम भी मिल जाती है और इनकम टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। इन तीनों को जोड़े तो हो सकता है कई बार प्लॉट के अप्रिसिएशन बराबर आ जाए, पर अधिकतर 80-90% टाइम में ज़मीन की रेट ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम है। थैंक यू सर। अब एक आखिरी सवाल, ये आंचल ने पूछा है कि मेरी उम्र 21 साल है, मैं आईटी में जॉब करता हूं और मेरे को 1 लाख रुपया महीना इनकम होती है और मैं स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। तो मैं अगले 20 साल की किस तरह से योजना बनाऊं कि मैं रियल एस्टेट में निवेश भी करूं और मैं वहां से रिटायरमेंट भी ले सकूं? आप किसी भी शहर में जहाँ आप रहते हैं उस शहर के बॉर्डर के पास किसी अप्रूव्ड डेवलप ऑर्गेनाइज रेजिडेंशियल कॉलोनी में प्लॉट लीजिए 100 से 200 गज का। ओके। जो मेरे ख्याल से 25 से 50 लाख का मिल जाएगा और वहाँ 50 से 75% तक का लोन मिल जाएगा जी। उस लोन को आप EMI जैसे लोग सिप करते हैं म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में, वैसे करके देते रहिए और मीनवाइल जब तक आपका लोन खत्म होगा तब तक मैं मान के चलता हूँ प्रॉपर्टी वैल्यू हो सकता है 3 गुना 4 गुना हो जाए।
वेरी नाइस। तो मतलब वो करोड़ों में टच कर जाएंगे। दूर बॉर्डर पे लीजिए, इन्वेस्ट करिए और रेजिडेंशियल एरिया हो, रेजिडेंशियल अप्रूव्ड एरिया, ऑर्गेनाइज डेवलप। रेजिडेंशियल डिमांड, सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है क्योंकि घर तो सबको चाहिए। घर सबको चाहिए। नौकरी पेशा वाले को ऑफिस नहीं चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी किसको चाहिए? सिर्फ बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। यस। लेकिन घर तो सबको चाहिए, किसान को भी चाहिए, स्टूडेंट को भी चाहिए, सैनिक को भी चाहिए, घर तो सबको चाहिए। मार्केट में 95% डिमांड रेजिडेंशियल की होती है और 5% कमर्शियल की रहती है। तो रेजिडेंट, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम हुआ तो लोग घर से भी काम करने लगे, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स आने के बाद अब फिजिकल स्टोर्स की भी डिमांड कम हो गई। यस। तो इसलिए रेजिडेंशियल प्लॉट्स में लीजिए, अच्छे बॉर्डर के आसपास लेंगे, अप्रूव डेवलप ऑर्गेनाइज, ये ध्यान रखिए, अप्रूव्ड ऑर्गेनाइज और डेवलप इन जगह करेंगे तो आपका पैसा भी सेफ है और आपको अच्छा स्टॉक मार्केट की तरह फ्लक्चुएशन नहीं देखना पड़ेगा, अच्छे रिटर्न आएंगे। थैंक यू सो मच रमेश सर। आज हमारे सवालों का सिलसिला यहीं पर विराम देते हैं। दोस्तों, आपके और भी प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी सवाल हों, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर के मुझे सीधे आप DM यानी कि डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और अगले सप्ताह फिर से एक बार मिलेंगे आपके सवालों के साथ में। आज के लिए यहीं पर ही अलविदा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।